हे गाइस, आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th के यानी कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का जो पिछले 5 साल में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर आ चुके हैं। गाइस, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम्स को लेकर इम्पॉर्टेंट है और सभी प्रश्नों को आज के इस लेक्चर में सलूशन के साथ में देखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक क्वेश्चंस आपके इसी लेक्चर में तैयार हो जाए। गाइस, इससे पहले इस सीरीज का 4 लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग 5वें लेक्चर पर डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, ये सभी प्रश्न आपके अनसॉल्व के हैं, लेकिन आपके अनसॉल्व के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। सभी प्रश्न बार बार रिपीट नहीं करते हैं। उसमें से कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो गाइस, सभी लोग एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में क्लास को स्टार्ट कीजिए। एक बार माँ सरस्वती को सभी लोग ध्यान दीजिए और माँ सरस्वती से प्रार्थना कीजिए, विद्यादायिनी माँ सरस्वती से प्रार्थना कीजिए, सरस्वती माँ से यह प्रार्थना कीजिए कि आप इस क्लास में जो कुछ भी पढ़ेंगे सभी चीज़ें आपको अंतिम समय तक याद रहें, यानी आपके एग्जाम्स में याद रहें और एग्जाम्स में आप आसानी से लिख लें और अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। तो गाइस, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सॉरी गाइस, आप एक बार सभी लोग जय माँ सरस्वती कमेंट बॉक्स में भी लिखें और अपनी कॉपी पर लिखें, अगर कॉपी पर लिख रहे हैं तो। और सभी लोग पूरे पॉजिटिव एनर्जी के साथ में बैठना, कंसंट्रेशन के साथ में बैठना। चीज़ें वैसे तो आप ये सभी चीज़ें एक बार पढ़े ही होंगे, इसलिए आपको चीज़ें रिपीट होंगी और आपको ध्यानपूर्वक बैठना है। जो चीज़ों को मैं कहूँगा कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। टाइप करने से क्या होगा, आपका दिमाग एक्टिव रहेगा और चीज़ें सीधे आपके दिमाग में जाएंगी। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर्स में सेकेंड फिजिक्स के क्वेश्चंस को कर रहे थे, लेकिन आज मेरा मन कहा कि आपका फर्स्ट फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। तो आप इसे एज ए टेस्ट भी ले सकते हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा तो अपनी से सोचना कि क्वेश्चन के बारे में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये आप लोग ईमानदारी पूर्वक कर सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो क्या नहीं आ रहा है इसको जानना। बाकी जब मैं सोल्यूशन कराऊंगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, एम्पियर का परपथी नियम। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बार बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। क्वेश्चन क्या है, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए, ठीक है। क्या होता है एम्पियर का परिपथी नियम? देखिए, एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार किसी भी, एक बार सभी लोग अपने से सोचें, हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एम्पियर का परिपथी नियम एक बार सभी लोग सोचें, इससे क्या होगा, चीज़ें आपको रिकॉल होंगी। मुझे मालूम है आप लोग पिछले 20 से 25 दिन पहले नहीं कुछ पढ़े हो, मस्ती किए हो, लेकिन अब समय आ चुका है पढ़ाई करने का। अगर आप ये बात नहीं समझ रहे हो तो बहुत ही पछताओगे आप लोग। क्यों? देखो, सीधी सी बात है, जो स्टूडेंट्स इस समय पढ़ रहे हैं वे सबसे आगे होंगे, क्योंकि जब टाइम टेबल आएगा तो सभी लोग पढ़ने स्टार्ट करेंगे, तो आप भी करोगे। तो आप उनसे आगे होना तो इस समय पढ़ाई करो ना। इसीलिए यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ। इसलिए एक बार सभी लोग सोचें एम्पियर का परिपथी नियम क्या आप लोगों को आ रहा है? आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, सिंपल है, छोटा सा डेफिनेशन है। क्या है एम्पियर का परिपथी नियम? देखिए, एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार किसी भी बंद वक्र में, किसी भी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, किसी भी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र में घिरे हुए धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। बात को समझना। देखिए, एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र में बहने वाली धारा I का म्यू नॉट गुना
होता है। बात समझ में आई? इस नियम के अनुसार किसी भी चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन किसी भी बंद वक्र में, मान लेते ये कोई बंद वक्र है, इस तरह से ये बंद वक्र है, वक्र बंद होना चाहिए। इस बंद वक्र में I धारा बह रही है, ठीक है, I धारा बह रही है। तो अगर एम्पियर के परपति नियम के अनुसार लिखना होगा तो आप लोग क्या लिखोगे? इस बंद वक्र में बहने वाली इस बंद वक्र में जो चुंबकीय क्षेत्र B है, B का रेखीय समाकलन, इस तरह से बंद वक्र होता है तो यहां पर इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र B का जो है रेखीय समाकलन B डॉट dl, रेखीय समाकलन का मतलब dl हो जाता है। जहां पर भी रेखीय समाकलन की बात करेगा वहां पर dl लिखोगे। ये बायोलॉजी वालों के लिए बता रहा हूं, वैसे तो मैथ वाले इन सभी चीजों का हीरो होते हैं ना, ठीक है। किसी भी बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र में बहने वाली धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये आपको लिखना है, आपका ये यहाँ से क्लियर हो जाता है एम्पियर का परपति नियम, ठीक है। देखिए ये आपका कोई बंद वक्र है, इसमें I धारा बह रही है। अगर आपको यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B निकालना है तो I के साथ म्यू नॉट का गुना कर देंगे तो आपका चुंबकीय क्षेत्र B आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन आ जाएगा, ठीक है। ये बंद वक्र का डिफिनीशन हुआ, ठीक है। फिर से समझना, यहाँ पे एक बार फिर से समझना सभी लोग, क्या होता है एम्पियर का परपति नियम। एम्पियर के परपतीय नियम के अनुसार किसी भी बंद वक्र में बहने वाला एम्पियर के परपति नियम के अनुसार किसी भी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, किसी भी बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र में बहने वाला धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये आपका एम्पियर का परपति नियम है। डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हूं, इस नियम के अनुसार किसी भी बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र में बहने वाला धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। ये डिफिनीशन है, नोट कर लीजिए सभी लोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आज मैं फर्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन लिया हूं, बस केवल आज लूंगा, इसके बाद फिर सेकेंड फिजिक्स का क्वेश्चन लेने स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि फर्स्ट फिजिक्स के लिए कुछ स्टूडेंट कह रहे थे, मैंने सोचा सबकी बात रखी जाती है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट फिजिक्स के भी वही से ही क्वेश्चन लेंगे जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स को लेकर इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस को नहीं लेंगे, एरो गैरो नथ्यो गैरो को यहाँ पे नहीं लेते हैं, ये सीधे आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है। नोट करिए सभी लोग इसे। ये क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका बायो सेवर्ट का नियम, आपको बताने जा रहे हैं। वैसे ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, लेकिन आप लोग भूल रहे हो। आपको देखना चाहिए, देखने से क्या होगा, चीज़ें फिर से रिकॉल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बायो सेवर्ट का नियम। जरा बायो सेवर्ट के नियम के बाद जो फार्मूला आता है, जो डेरिवेट होता है फार्मूला, उस डेरिवेट फार्मूले को लिखिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको आ रहा है तो। क्वेश्चन क्या है, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, ये क्वेश्चन है। क्या, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। देखिए बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, देखिए क्या होता है इसमें, ध्यानपूर्वक समझिएगा आप लोग। बायो सेवर्ट एक साइंटिस्ट थे, क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे। अगर आप लोगों के भाषा में, गांव वालों की भाषा में बात करें तो वैज्ञानिक थे, यही गांव में कहा जाता है। दादी उदी से जाके पूछोगे वैज्ञानिक को तो वैज्ञानिक कहेंगे। छोड़िए खैर वो बातों को, ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे बायो सेवर्ट एक वैज्ञानिक थे। उनके अनुसार क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई तार इस तरह से जाए, ये तार है आपका, कोई भी वायर ऐसे जा रहा है, तो इस वायर के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। और इस बायो सेवर्ट के नियम के द्वारा इसी जो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। कैसे ज्ञात करते हैं, ये प्रयोगों के द्वारा बायो सेवर्ट ने बताया कि इस तार के कारण जो उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए इस तार में धारा आई प्रवाहित करते हैं, क्या धारा आई प्रवाहित करते हैं, आई धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस तार के कारण
जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र B जो तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B जो होता है, B क्या होता है, B इसमें जो धारा ये प्रवाहित हो रही है, धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब क्या समझे आप लोग, जैसे जैसे धारा बढ़ाओगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए यहाँ कहीं पर भी इस तरह से हो, B इज प्रोपोर्शनल टू 1/i, व्युत्क्रमानुपाती हो जाए तो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यह होता है कि जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र B का धारा I का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका मान घटेगा। बात समझ में आई? ये कंसेप्ट तैयार कर लो आप लोग, ये कंसेप्ट तैयार कर लो। अगर सीधे सामने रहेगा तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर अगर इससे उल्टा रहेगा, नीचे रहेगा, तो एक बढ़ेगा तो ऊपर वाला घटेगा। ठीक है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। सिमिलरली चुंबकीय क्षेत्र B को बढ़ाओगे तो धारा I घटेगी। बात समझ में आया? अगर कहीं पर आपको इस तरह से लिख दे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब क्या हुआ, अगर x को आप बढ़ाओगे तो y भी बढ़ेगा जैसे जैसे x को बढ़ाओगे। अगर x 2 गुना करोगे तो y 2 गुना होगा, x अगर 4 गुना करोगे तो y 4 गुना होगा। लेकिन अगर मान लो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/y, इस तरह से हो तो क्या करोगे, इस कंडीशन में क्या होता है, x को जैसे जैसे बढ़ाते हो y का मान वैसे वैसे घटता है, x को जैसे जैसे बढ़ाओगे y का मान वैसे वैसे घटेगा। ये कंडीशन होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। इसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, इसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। अब क्योंकि आप बड़े हो रहे हो, आप कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे तो ये छोटे छोटे पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या बन गया आपका कि धारा I, बहने वाले धारा I चुंबकीय क्षेत्र B का अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात याद करते हैं, दूसरी बात क्या होता है, देखिए इस तार के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इस तार के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह इस तार के, मान लीजिए ये तार है आपका, ये वायर है, इस वायर के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक मिनट रुकिएगा जरा, चलिए ठीक है, इस वायर के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इस पूरे वायर के कारण नहीं बात कर रहे हैं, छोटे से भाग, इतनी की भाग, इतना सा भाग, इतना भाग है जो इस, बस इसी को हम मान लेते हैं इस वायर की लंबाई dl है। इस dl के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है इस dl के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पर भी ये db इस प्रोपोर्शनल टू dl हो जाएगा। बात समझ में आई? इतने के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वह इसके अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब जैसे जैसे आप लोग लंबाई बढ़ाओगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे आप लोग लंबाई बढ़ाओगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। इसका मतलब ये होता है। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया, इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। तीसरा पॉइंट बायोसेवर्ट ने तीसरा पॉइंट क्या बताया कि देखिए मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे B है, कोई पॉइंट B है, क्या P है, ये कोई पॉइंट P है और यहाँ से इस तार से ये थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, इस तार से ये पॉइंट B थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, तो ये जो थीटा कोण बना रहा है इसी पॉइंट P पे आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो थीटा कोण बना रहा है इस नियम के अनुसार ये जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है इस थीटा कोण के साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा नियम, ये जो थीटा कोण बना रहा है इस थीटा कोण के साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, ये तीसरा नियम हो जाएगा। ठीक है, चौथा नियम क्या है, चौथा नियम क्या है, चौथा नियम आपके पास है। चौथा नियम क्या है कि ये जो देखिए ये जो दूरी है, मान लीजिए इसके बीच की जो दूरी है ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी मान लेते हैं r है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी मान लेते हैं r है। तो क्या समझिएगा यहाँ पे बायोसेवर्ट के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र जो B का मान होता है, चुंबकीय क्षेत्र B जो होता है इसके बीच की दूरी के 1/, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। सीधी सी बात है, अगर कोई तार है, तार के पास में चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, दूर जाओगे कम होगा। सिमिलरली यही यहाँ पे बात है, चुंबकीय क्षेत्र B का मान इसके दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब चारों समीकरण को एक साथ लिखते हैं
तो चारों समीकरण को एक साथ लिखोगे तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपान आर। अब इस प्रोपोर्शनल के इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गलती होगी, मैं भूल गया लिखने में, ठीक है, सॉरी, इसे बना लेना। ये जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है इसके r दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये देखिए B इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये होता है। अब इस प्रोपोर्शनल को चिन्ह के हटाने के लिए आपको मालूम होगा यहाँ पर एक कांस्टेंट का उपयोग करते हैं, तो डी बी इज इक्वल टू के, प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटा दिए, आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। अब इस के का मान क्या होता है, इस के का मान होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई। इस के का मान क्या होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई, जहाँ पर के नियतांक है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इस तरह से भी लिख सकते हैं, बोलिए बात समझ में आ रही है, मैटर समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। बायो-सेवर्ट का नियम हमने बताया, बायो-सेवर्ट के अनुसार उन्होंने क्या बताया था, एक वायर है, वायर के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताया था। वैसे तो आप ये हजारों बार पढ़े होंगे, हम खुद ही इसको 5वीं 6वीं बार पढ़ा रहे हैं, जो हमसे रेगुलर पढ़ते हैं वे भी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी पॉइंट समझना चाहिए। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है जितनी बार पढ़ोगे उतना ही कम होगा, ठीक है। इस वायर के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लीजिए इस वायर के कारण किसी पॉइंट P है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट P पर जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र जो तीव्रता होती है, इसमें वायर में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होगा। वायर के कोई अगर अल्पांश लेते हैं, केवल इतना के कारण निकालते हैं, तो अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र B जो है, इस वायर से और इस पॉइंट P के बीच की जो कोण होगा, एंगल, उसके साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। लास्ट है चुंबकीय क्षेत्र B जो है, इस वायर से इस पॉइंट P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पॉइंट्स हैं, बेहतरीन पॉइंट्स आप सभी के लिए। ये आपका बायो-सेवर्ट का नियम है। आप इस फिगर को बनाना है, आपको ये लिखना है, लेकिन इसको लिखने से पहले आपको ये इसका सेंटेंसमेंट लिखना है। इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप, मैं बोल रहा हूँ लिखिए, मैं बोल रहा हूँ आप सभी लोग लिखिए। माना कोई एक तार है, ठीक है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तार के कारण एक बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के अनुसार ज्ञात करनी है। तो बायो-सेवर्ट के अनुसार ये सभी चीजें लिख लेना आप सभी लोग। 2 लाइन का डिफिनीशन है, ठीक है, लिख लीजिए आप सभी लोग। लिखिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, बाकी आप स्टेटमेंट वगैरह अगर ज़्यादा पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप सभी लोग क्या करना है, डिटेल में पढ़ने के लिए पढ़ लेना बुक से, ठीक है, उसमें डिटेल में दिया भी है। लेकिन यहाँ पे मैं कंसेप्ट पूरा समझा दिया। देखो एग्जामिनर क्या देखेगा, ये फिगर देखेगा और ये देखेगा, नंबर दे देगा, ठीक है, फिगर देखेगा, ये देखेगा और नंबर दे देगा। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। आज वैसे मैं ऐसे ही क्वेश्चंस को ले रहा हूँ रैंडमली, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी का, मुझे नहीं समझ में आता क्यों पूछता है हमेशा, लेकिन बोर्ड हमेशा पूछता है क्या, म्यू नॉट
अपसालन नाट का विमीय सूत्र लिखिए। म्यू नाट और अपसालन नाट का विमीय सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड पूछता है, बार बार बोर्ड पूछता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों पूछता है। इसे तो मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा ही नहीं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे ही पूछ रहा हूँ, इसको आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये बता रहा हूँ, देखिए निर्वात में उपस्थित किन्हीं दो तारों के बीच, ये दो तार है निर्वात में उपस्थित है, दोनों तारों में पहले हम लोग समान दिशा में धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं, तब क्या होगा? इन दोनों तारों के बीच आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा? या प्रतिकर्षण होगा, यह आपको बताना। वैसे ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछा गया था, ठीक है, मैं अपने से पूछ रहा हूँ। निर्वात में उपस्थित कोई दो तार है, इन दोनों तारों के बीच में अगर सेम दिशा में धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं तो इनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा? अगर आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण होगा तो उस बल का मान भी लिख देना। F इजिकल टू क्या होता है उसका मान भी देख देना। F अपान L इजिकल टू क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। इनके बीच में आप ये बताओगे आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसके बीच में जो बल लगता है F इजिक्वल टू होता है म्यू F अपान L। F अपान L इजिक्वल टू होता है F अपान L इजिक्वल टू होता है म्यू नाट अपान 2 पाई I1 I2 अपान इसके बीच की दूरी, I1 I2 अपान इसके बीच की दूरी मान लेते हैं R है। ये होता है इनके बीच में लगने वाला बल। और यहाँ से यही पूछता है कि निर्वात में स्थित किन्हीं दो तारों के बीच लगने वाले बल का फार्मूला लिखिए, और कभी इसी पॉइंट पर न्यूमेरिकल भी बना देता है। वैसे आज की क्लास में मैं न्यूमेरिकल नहीं कराने वाला हूँ, न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा आज की क्लास में। आज की क्लास में फार्मूला वगैरह बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स मैं कभी और कराऊंगा, ठीक है। अभी मैं फार्मूला बता के तुरंत न्यूमेरिकल करा दिया तो आपको आ ही जाएगा, क्योंकि फार्मूला में ही रखना होता है ना। लेकिन अगर यही मैं 2-4 दिन बाद कराऊंगा तो फार्मूला जब दिमाग से उतरता रहेगा तब फिर से रिकॉल हो जाएगा, तो चीज़ें आपको याद रहेंगी, चीज़ें आपको याद रहेंगी। ये मेरा उद्देश्य है। मैं देखिए आप लोगों को अपना परिवार मानता हूँ। परिवार का मतलब मेरे अल्फा इंस्टीट्यूट परिवार से हो आप सभी लोग, मेरे छोटे भाई बहन के समान हो। इसलिए मैं वही काम करता हूँ हार्ट से, यहाँ से, दिल से मैं वही काम करता हूँ जो आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है। सब क्लासेज बंद हो चुकी हैं, कोई भी क्लासेज हो, सब लोग नई क्लासेज पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी को साथ लेके चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर पढ़ते रहोगे, 2-4 चीज़ें रोज रिवीजन करते रहोगे, एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 23 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, 23 क्वेश्चन इतने ही पूछे जाते हैं ना। आप गिन लेना, अगर डेली आप 2-4-5 क्वेश्चन पढ़ते रहोगे, किस्मत सही रहा, माँ सरस्वती आपको ध्यान मतलब आपके साथ रही, क्योंकि आप तो माँ सरस्वती को ध्यान देते ही हो, तो आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड में देखेंगे मिलेंगे। और जब आप इस समय थोड़ा सा मेहनत किए हो तो उसका फल आपको 100% मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता आपको फल मिलने से। इसीलिए मैं क्लासेस दे रहा हूँ, ईमानदारी से क्लास लेना आप सभी लोग, बहुत ही हेल्प होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैं दिया हूँ, यहाँ पे इनके बीच में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, आप ये कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। मैं बता दे रहा हूँ इनके बीच जो बल लगता है F अपान L, यल क्या इसकी लंबाई है, F अपान L म्यू नाट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R, ये बल लगता है। आइए आगे की क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए सभी लोग। सभी लोग नोट कीजिए इसे। एक मैं ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं बता रहा हूं, देखिए। ऐसे ही मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगले सप्ताह से सोच रहा हूं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसे पढ़ाने से क्या होता है, चीज़ें आपको रिकॉल होती रहती हैं, ठीक है। फिर भी मैं चैप्टर वाइज सोच रहा हूँ पढ़ाने के लिए ना। अब मैं एक क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ। वह क्वेश्चन क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन क्या है, अब देखिए ये वैद्युत चुंबकीय तरंग EMI वाला जो चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इस चैप्टर को रट के जाना है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी तैयार करके जाना,
बात समझ में आई? ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताएं लिखिए। आपको आज मैं एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, परेशान मत होना, ये चैप्टर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। विशेषताएं लिखिए, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का विशेषताएं लिखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताएं लिखिए। आइए विशेषताएं लिखते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या होता है, ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्युत और चुंबकीय। दोनों तरंग एक साथ होती हैं, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग में दोनों तरंग एक साथ होती हैं और दोनों परस्पर लंबवत होती हैं, परस्पर लंबवत होती हैं। तो ऐसे तरंग जहां पर विद्युत भी तरंग हो और चुंबकीय भी तरंग हो तो इसे कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। इसका मैं डिफिनीशन आपको जो होता है ना लोकल लैंग्वेज में बताया, ऐसा तरंग जहां पर दोनों तरंग उपस्थित हो, विद्युत तरंग भी उपस्थित हो और चुंबकीय तरंग भी उपस्थित हो, तो उसे कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या कहेंगे उसे? विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रमुख विशेषताएं, तब प्रमुख विशेषताएं मैं बता रहा हूं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट विशेषता जो कि बहुविकल्पी के रूप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्या है विशेषता? सबसे पहला कि यह जो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं इसे हम EMI लिखेंगे, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यह आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग होता है, ये पहला है आपका। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है, पहला आपका हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है? वैद्युत तथा चुंबकीय तरंग परस्पर परिवर्तित होते रहते हैं और परिवर्तन के स्वरूप, देखिए यहाँ पर अगर विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग दोनों चल रहा है तो वो परस्पर परिवर्तित होती रहती है। देखिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये ध्यान लीजिए। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से आपके या तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। थ्योरेटिकल में कभी कभी पूछ देता है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, लेकिन ये 1 नंबर में पूछता है। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषताएं ये बार बार पूछता है, मैंने देखा था अंशाल को तो बार बार रिपीट होता है और ये कभी कभी 3 नंबर में पूछता है। तो 3 नंबर में कम से कम 6 विशेषता आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें से पहला विशेषता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। दूसरी विशेषता पर आप ध्यान दीजिए, दूसरी विशेषता पर आप सभी लोग ध्यान दीजिए। जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसको छोड़िए, अभी उसको आगे बताएंगे हम। विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आवाज आपको वायु के माध्यम से ही सुनाई देगी। अगर इसी मोबाइल को निर्वात में आप ले जाकर सुनोगे तो नहीं सुनाई देगी, क्योंकि वहां पे कोई भी माध्यम नहीं होता है। तो लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो इसके संचरण के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, निर्वात में औसत ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व होता है ना, वैद्युत ऊर्जा घनत्व, औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व क्या होता है? हाफ ई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और वहीं पर चुंबकीय ऊर्जा घनत्व क्या होता है? V²/2 म्यू नॉट, ठीक है। लिखिए, निर्वात में औसत ऊर्जा घनत्व, ठीक है, औसत ऊर्जा घनत्व, औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व क्या होता है? औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, जहां पर ई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आप लोग जानते हैं, तथा औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व क्या होता है?
हाफ बी स्क्वायर अपान हाफ म्यू नॉट, बी स्क्वायर अपान हाफ म्यू नॉट, ये होता है। यानी निर्वात में औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है तथा औसत विद्युतीय ऊर्जा घनत्व बी स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। ठीक है, निर्वात की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 4, नोट करिएगा आप सभी लोग। पॉइंट नंबर 4, देखिए इसमें क्या होता है, आपको मैंने बताया दो तरंग चलती हैं, वैद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग। तो वैद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग दोनों की ऊर्जा समान होती है। क्या? ईएमआई में, ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग दोनों की ऊर्जा समान होती है। वैद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग दोनों की ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग दोनों की ऊर्जा समान होती है। इस पॉइंट को लिखिए। ये 4 पॉइंट हो गए आप सभी के पास। ठीक है, इस 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, 5वां पॉइंट लिखिए। देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको एक फिगर बना रहा हूं। देखिए इस तरह से होता है, आपका कोई तरंग जा रही है, तो इसमें क्या होता है आप सभी के लिए, ये अगर मान लीजिए कोई ऐसे ऐसे आपका, ठीक है, ऐसे ऐसे इस तरह से आपका वैद्युत तरंग है। ठीक है, तो इसके परस्पर लंबवत, ये आपका मान लीजिए वैद्युत तरंग है, तो इसके परस्पर लंबवत आपका इस तरह से, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री परस्पर लंबवत, इस तरह से आप चुंबकीय क्षेत्र भी है। तो यहाँ से देखिए ऐसे ऐसे करके जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ना, आप लोग फिगर देखोगे, दिमाग मतलब बुक में दिया होगा, फिगर दिया होगा बुक में। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है? पॉइंट ये आता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग परस्पर लंबवत होती है। वैद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग परस्पर लंबवत होती है। ये नेक्स्ट पॉइंट है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये नेक्स्ट पॉइंट है, नोट करिए सभी लोग। नोट कीजिए सभी लोग। ठीक है, हो गया। आपको मैं एक यहां पर एक ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, ट्रिक क्या है? ट्रिक के बारे में एक्सप्लेन मैं कभी अन्य क्लास में करूंगा। RMIVUXG, ठीक है, ये आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगों की ट्रिक है। RMIVUXG। R का मतलब क्या है? रेडियो तरंग। M का मतलब माइक्रो तरंग। I का मतलब इंफ्रारेड तरंग। ठीक है, इंफ्रारेड रे। ठीक है, B का मतलब विजुअल रे। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे, गामा रे और एक्सरे गामा रे। ठीक है, ये है आपके सामने। ठीक है, देखिए अगर RMIVUXG अगर आप याद रखते हैं, जिसमें से रेडियो तरंग अगर है आपका, इसकी ऊर्जा जाने दीजिए, इसको किसी अन्य क्लास में बताएंगे। ठीक है, देखिए इसमें यही है कि इसमें रेडियो तरंग की ऊर्जा सबसे कम होती है, गामा तरंग की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। रेडियो तरंग की ऊर्जा सबसे कम होती है, गामा तरंग की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछता है, निम्न 4 तरंग दे देगा, 4 तरंग देकर पूछेगा निम्न से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक है, किसकी आवृत्ति सबसे कम है। तो RMIVUXG से आप बता सकते हैं। क्योंकि ये जो सोचिए जरा, जिसकी ऊर्जा अधिक होगी उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा उसकी आवृत्ति अधिक होगी। आपको ये मालूम है ना? चलिए छोड़िए, मैं इसके बारे में अगली बार कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आज भी आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद सभी आपको। ठीक है, और सभी लोग पढ़ाई को मेंटेन रखिए, पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई को अगर छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, और ये समय है, इस समय को बेकार मत जाने दीजिए।
पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।